गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक अपने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। दोपहर में करीब 3 बजे राजभवन में राज्यपाल से मिलकर सौंपा अपना इस्तीफा। इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित करना साहसिक फैसला। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने 1975 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर की टिप्पणी। आयकर विभाग के सर्वे पर न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट ने कहा, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ बोले, झूठे निराधार आरोपों पर टैक्स छापे। करनाल में प्रशासन से बातचीत में किसानों का सिर फोड़ने के आदेश देने वाले पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई पर बनी सहमति। धरना खत्म करने का ऐलान। साल 2018 तक 5 साल में किसान परिवारों का औसत कर्ज 57% बढ़ा। 2013 में 47,000 से बढ़कर 2018 में 74,000 पर पहुंचा। एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा। और तालिबान की अंतरिम सरकार के गठन समारोह में हिस्सा नहीं लेगा रूस। तालिबान ने चीन समेत कतर और पाकिस्तान को भेजा है न्योता। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए तथाकथित आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की वजह से अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। 11 सितंबर 2001 को सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में घुस गई। इसके 45 मिनट बाद एक दूसरी फ्लाइट ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से जा टकराई। घटना के बाद शाम तक करीब 3,000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। अमेरिकियों को तभी अंदाजा नहीं चल सका होगा कि इस हमले से एक लंबे युद्ध की शुरुआत होगी, जिसकी वजह से दुनिया में न सिर्फ अमेरिका की किरकिरी हुई, बल्कि वॉर ऑन टेरर के नाम पर कई देशों को तबाह करने का तमगा भी लगा। दशकों से चल रहे सैन्य संघर्षों में मारे गए आम लोगों और सैन्य कर्मचारियों की मौत ट्रेड सेंटर हमले में मारे गए लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। हालांकि ये जान पाना असंभव है कि 9/11 के बाद के सैन्य अभियानों में कितने लोग मारे गए, लेकिन ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक सभी पक्षों, सशस्त्र बलों, ठेकेदारों, नागरिकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत करीब 9 लाख लोग मारे गए हैं। वॉटसन यूनिवर्सिटी ने रक्षा विभाग, संयुक्त राष्ट्र, इराक और अफगानिस्तान में राष्ट्रीय सरकार और पत्रकारों की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी है। 9/11 के बाद के युद्धों में सबसे ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। विपक्षी लड़ाकों, स्थानीय सेनाओं और यूएस और गठबंधन बलों के हमले से 3,60,000 से 3,87,000 तक लोगों की मौत हुई। इनके अलावा 680 पत्रकार और 892 सरकारी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी भी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के बाद अलग अलग देशों में सैन्य कार्रवाई के दौरान 7,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक की मौत हुई। 2,324 सैन्य कर्मचारी अफगानिस्तान में और 4,598 अमेरिकी सैनिक 2 चरणों के दौरान इराक में मारे गए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की एक सह निदेशक स्टेफनी सेवेल कहती हैं कि लोगों को जरूरी नहीं कि वे मानसिक आघात के बारे में जानते हों तो इतने लंबे युद्ध की वजह से होता है। उन्होंने एक रिसर्च की तरफ इशारा किया जिसके मुताबिक अनुमानित 30,177 अमेरिकी सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, जो युद्धों में मारे गए लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मौतों में सबसे ज्यादा इराक में 1,85,000 से 2,08,000 तक आम नागरिक मारे गए। सीरिया में 95,000 और अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के नाम पर युद्ध में 46,000 आम नागरिकों की मौत हो गई। हालांकि ये संख्या चौंका देने वाले लग सकते हैं। जानकार बताते हैं कि वियतनाम युद्ध में 2 मिलियन गैर लड़ाकू यानी आम लोग, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर ऑन टेरर के नाम पर कुल मौतों में सबसे ज्यादा लोग इराक में मारे गए। इराक 2003 से 2011 के बीच चले लंबे युद्ध में 2,75,000 से 3,06,000 तक सेना, आम नागरिक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए। इसके बाद सीरिया में 2,66,000, यमन में 1,12,000, अफगानिस्तान में 1,76,000 मौतें हुई। अब अगर वॉर ऑन टेरर के नाम पर युद्धों पर होने वाले खर्च की बात करें तो 2001 से 2022 तक के लिए अमेरिका का कुल खर्च $8 ट्रिलियन का रहा है।
इनमें मेडिकल खर्च, सैन्य साजो सामान और उसके रखरखाव का खर्च समेत वित्त वर्ष 2022 तक के लिए अमेरिका का युद्धों पर कुल 5,843 या $5.8 ट्रिलियन रहा। इसमें 2023 से 2050 तक के लिए दिग्गजों की देखभाल पर होने वाले अनुमानित 2,200 या $2.2 ट्रिलियन शामिल है। कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि वे आमतौर पर युद्ध और विशेष रूप से 9/11 के बाद के युद्धों के बारे में सवाल नहीं पूछते हैं। जैसा, क्या इन युद्धों का कुछ फायदा हुआ? क्या दुनिया भर में अमेरिका अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, अमेरिकियों की रक्षा कर रहा है और दूसरों की रक्षा कर रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि एक अलग तरीका कैसे अपनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए घोषणाओं के दावे के उलट इस सप्ताह जारी सरकार के ही आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी पर केंद्र सरकार ने कम खर्च किया है। संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान 2,73,000 लोग या तो स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में या फिर संक्रमण की वजह से मारे गए। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 के मार्च-जून तिमाही के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य सहित अन्य जरूरतों पर साल 2018 में महामारी से पहले किए खर्च की तुलना में कम खर्च किया है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि जब लोग अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर भटक रहे थे और अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के लिए SOS जारी कर रहे थे, तब सरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने खर्च में कटौती करने में व्यस्त थी। इस साल मार्च-जून के दौरान भारत में कुल 2,37,382 लोगों की मौत हुई, जबकि सार्वजनिक खर्च में पिछली तिमाही की तुलना में 19% से अधिक की कटौती देखी गई। विपक्ष ने संसद में सरकार पर महामारी नियंत्रण उपायों के कुप्रबंधन के आरोप भी लगाए, जबकि सरकार ने दावा किया कि सभी सावधानियां बरती गई हैं। साल 2020 के दौरान पहली लहर के बाद सरकारी खर्च में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन फिर मार्च 2021 को नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद आवंटन को कम कर दिया गया। सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सेवाओं पर सरकार ने मार्च-जून तिमाही के दौरान 3,79,205 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि इससे पहले सरकार ने दूसरी तिमाही में 4.02 लाख करोड़ और पहली तिमाही में 3.58 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था। हालांकि सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है, इसका लेखा जोखा जारी नहीं किया है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करने की बात कही थी। पिछले साल वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इस पैकेज का इस्तेमाल कहां हुआ, इसका कुछ पता नहीं चला। भारत में संक्रमण की वजह से अब तक 4,42,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जो ब्राजील में 5,84,000 संक्रमण की वजह से मौतों की तुलना में दूसरे नंबर पर है। इनमें आधे से ज्यादा भारतीय की मौत मार्च से जून महीने के दौरान हुई, जब सरकार अपने खर्च में कटौती करने में लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज रद्द होने के बाद ब्रिटिश मीडिया में भारत की आलोचना हो रही है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था कि फिर से शेड्यूल मैच स्टैंड अलोन होगा। हालांकि टेस्ट सीरीज रद्द होने की खबरें इंग्लैंड क्रिकेट टीम और फैंस के लिए निराश करने वाली रही। इंग्लैंड के पूर्व स्पीकर माइकल वॉगन ने अपने ट्विटर पर लिखा कि भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट को नीचा दिखाया। इंग्लिश मीडिया ने इस मैच को बिका हुआ बताया है, जिससे न सिर्फ फैंस बल्कि लंकाशायर और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान हुआ है। अखबार द गार्डियन ने टेस्ट रद्द होने के फैसले और इस पर जारी विवाद पर भारतीय टीम या स्टाफ की तरफ से कोई बयान ना दिए जाने को लेकर निशाना साधा। हालांकि टेलीग्राफ ने इससे इतर राय पेश की है। उसने कहा कि ये इंग्लैंड का पाखंड होगा अगर वो भारत की इस मोर्चे पर आलोचना करता है, जबकि खुद उसका दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द हो गया था। इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाला टेस्ट सीधे तौर पर अपेक्षित मैच था और मैच ऐसे मौके पर रद्द हुआ जब भारतीय टीम मेजबान इंग्लैंड से आगे थी। ऐसे में आलोचक मैच के रद्द होने को शक की निगाहों से देख रहे हैं।
समाचार पत्र द मेट्रो ने अपनी हेडलाइन में इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा कि बड़ी क्रिकेट सीरीज निराशाजनक परिस्थितियों में खत्म हुई। उसने लेख की हेडलाइन में सीरीज खत्म होने का जिम्मेदार भारतीय टीम को ठहराते हुए लिखा कि भारतीय सितारों ने खेलने से मना किया। भारत ओवल में 157 रनों से प्रचंड जीत के बाद 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा था। चौथे टेस्ट के दौरान भारत को तब झटका लगा जब उनके मुख्य कोच रवि शास्त्री समेत उनके सहयोगी स्टाफ के 3 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए। रवि शास्त्री के अलावा गेंदबाज कोच भारत अरुण और क्षेत्र रक्षण कोच आयर श्रीधर संक्रमित हुए। 5वें टेस्ट के पहले एक सदस्य के कोरोना संक्रमित होने के बाद दोनों टीमों को मैच रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। बावजूद इसके कि सीरीज में भारत इंग्लैंड से आगे चल रहा था, ब्रिटिश मीडिया का भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना करना आश्चर्यजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। अमेरिका की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना व्यवसाय बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी के इस ऐलान से 4000 लोगों की नौकरी पर खतरा है। कंपनी के जारी बयान में बताया गया कि फोर्ड इंडिया तत्काल प्रभाव से देश में बिक्री के लिए वाहन का निर्माण बंद कर देगी। वहीं गुजरात के साणंद में इसके प्लांट में निर्यात के लिए कारों का निर्माण 2021 की चौथी तिमाही, जबकि चेन्नई प्लांट को 2022 की दूसरी तिमाही में बंद कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि फोर्ड भारत में वाहन निर्माण बंद करते हुए अपनी चेन्नई स्थित फोर्ड बिजनेस सॉल्यूशन टीम का विस्तार कर कुछ प्रतिष्ठित ग्लोबल वाहनों और इलेक्ट्रिक एसयूवी को बाजार में लाने की योजना के साथ अपने संचालन का पुनर्गठन करेगी। गौरतलब है कि फोर्ड तीसरी अमेरिकन कंपनी है जो भारत में अपना व्यवसाय बंद कर रही है। इससे पहले 2020 में हार्ले डेविडसन और 2017 में जनरल मोटर्स ने देश में व्यवसाय बंद कर दिया था। इन कंपनियों का भारत में असफल होने के 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। इनमें से एक भारतीय बाजार में बजट के अनुकूल उच्च मूल्य वाले निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी और हुंडई का दबदबा है, जबकि कुछ जानकारों का कहना है कि वाहनों पर लगने वाले उच्च कर कंपनियों की सफलता को कम कर रहे हैं। भारत में मोटर वाहनों पर 28% तक टैक्स वसूला जाता है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय बाजार से फोर्ड का जाना पीएम मोदी की पहल मेक इन इंडिया के लिए एक और झटके की तरह है, जिसके तहत स्थानीय निर्माण को समर्थन देने पर जोर दिया गया था। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2021 में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। खासतौर पर भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र को 2019 में संकट के दौर से गुजरना पड़ा था। ये संकट देश में महामारी की दस्तक से और गहरा गया था। जानकार फोर्ड की भारतीय बाजार से निकासी को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़े संकट के तौर पर भी देख रहे हैं। पिछले 20 सालों में साल 2019 इस क्षेत्र के लिए सबसे संकटग्रस्त दौर रहा। जुलाई 2019 में क्षेत्र में 2.3 लाख नौकरियां खत्म हो गई थीं। वित्त मंत्री ने इस संकट का श्रेय ओला और उबर पर अधिक निर्भरता को दिया था। उन्होंने कहा था कि मिलेनियल यानी कि युवाओं का ओला और उबर जैसी सेवाओं पर निर्भर रहना ऑटोमोबाइल क्षेत्र के सुस्त होने की एक वजह है। इस बयान के चलते उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि यात्री वाहनों की बिक्री में भी पिछले सालों में कमी आई है। SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक 2018 के मुकाबले अप्रैल-नवंबर 2019 में 17.98% की कमी आई थी, जबकि कार रेटिंग्स के मुताबिक यात्री वाहनों की बिक्री में 2020-21 में 12% की कमी देखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।